मॉर्निंग क्लास 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। पाठ का नाम जन आंदोलनों का उदय। अब जन आंदोलनों में बेटा हमने जो है दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ा, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद जो है आज हम बात करते हैं थोड़ा रिवीजन वर्क के अंतर्गत कि नेशनल फिश फोरम के बारे में। ये रह गया था हमारा नेशनल फिश फोरम। तो कहने का मतलब फिश का मतलब आप समझते हैं कि मत्स्य पालन से है, मछली होता है, तो इसका मतलब जो इसका जो संबंध है वो है मत्स्य पालन से। अब भारत में जो है बेटा जहाँ मछली पालन के रूप में जो व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं उनमें जो है भारत का दूसरा स्थान है। मतलब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर जो है मछुआरों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है बेटा, देश के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देसी मछुआरे हजारों की संख्या में परिवार जो है इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब होता क्या है कि वो बेचारे तो परंपरागत अपना जो जाल वगैरह बुनते हैं उन्हीं के द्वारा जो है मछली पालन का काम करते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि भाई मछली को पकड़ने का जो ठेका था वो बड़ी बड़ी मशीनों को दे दिया। अब हुआ क्या कि वो बड़ी बड़ी मशीनें जब जो है ठेका दिया जाने लगा, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए, मशीनीकृत हो गया मामला। यानी कि अब क्या होने लगा कि बड़े बड़े जहाज आते, बड़े बड़े जालों के साथ आते और पूरे क्षेत्र की मछलियां वो पकड़ के ले जाते। अब क्या हुआ कि इनके हिस्से की सारी मछलियां तो होने जाते, इनके हिस्से में जो बेचारे ये परंपरागत अपने जो जाल से थे तो ये होना ही था। तो इसलिए जो है इन्होंने एक मछुआरे जो है एक संगठन इन्होंने बनाया। अब इनके होना क्या था, अब जब सारे बड़े बड़े जहाज सारी मछलियां तो वो ले जाने लगे तो इनके सामने क्या हो गया, रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि इनके पास इतने संसाधन थे नहीं, क्योंकि ये तो पुराने संसाधनों द्वारा ही मछली पकड़ा करते। तो इसके लिए इन्होंने अपनी आजीविका के मामले में जो है राज्य सरकारों से मांगे की और एक संगठन बनाया, नेशनल फिश फोरम। ठीक है बेटा, इसको जाना जाता है नेशनल फिश फोरम के कारण। तो कई सारा है। अब जब मछुआरों का जीवन कहाँ तस नस हो जाएगा, फिर जो जाल बुनता होगा, जो मछली छांटता होगा, बहुत सारा काम होता है। मानो मैं तो पकड़ रहा हूँ, मेरा काम पकड़ने का है। अब जहाँ से मैं जाल खरीदता हूँ उसकी बुनाई भी कहीं होती होगी, या जो हमें फिर मछलियाँ जाता हूँ छोटी बड़ी अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ अलग करना हो, तो कई सारे लोग हैं जो इस धंधे में लगे हुए हैं। तो उनके सामने क्या हो गया, रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया। इसलिए इन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या किया, सरकार के सामने मांग रखी, अपने हितों के लिए संघर्ष किया और एक मंच बनाया जिसको नेशनल फिश फोरम के नाम से जाना जाता है। अब की बात हरित क्रांति। हरित क्रांति से आशय होता है सिंचित एवं असिंचित, यानी कि जो सिंचाई युक्त भूमि है और ऐसी भूमि भी है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे जो है आधुनिक कृषि विधियों को अपना करके कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना है। यानी हरित क्रांति का मतलब आशय ये है कि चाहे भूमि पे, यानी कि जो कृषि की योग्य भूमि है, एक तो सिंचित भूमि होती है जहाँ पे पानी की पूरी पूरी व्यवस्था होती है, एक असिंचित भूमि होती है जहाँ पे पानी का कोई सुविधा, वहाँ पे इस तरह की फसलें बोई जाती हैं कि जो या तो बरसात पे डिपेंड होती है या जो कम पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर पाती है, जो कम पानी में भी जो है पैदा हो जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह सिंचित भूमि नहीं होती, तो वहाँ पे ऊसर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है दालें वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बोई जाती हैं कि जो कम पानी में भी उगाती है और थोड़ी सी वर्षा हो जाए तो वो और अच्छी भी हो जाती है। तो ऐसी भूमि चाहे वो सिंचित है चाहे असिंचित कृषि क्षेत्र है, उसमें जो है आधुनिक कृषि विधियों को अपना करके कृषि उत्पादन में यथासंभव वृद्धि करने से है। और हमारे देश में बेटा हरित क्रांति जो लाने का श्रेय है वो हमारे देश के वैज्ञानिकों और हमारे देश के जो किसान हैं उनके सराहनीय प्रयास हुए हैं, तभी जाके जो है हमारे देश में हरित क्रांति की जो सफल हो पाई, हरित क्रांति जो हमारे देश में आ पाई। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर
रिसर्च, कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा का योगदान सर्वोपरि है। और इसी योगदान के परिणाम स्वरूप आज हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। ठीक, क्योंकि जब किसानों ने जो है नई नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया, उन्नत किस्म के बीजों की उनको जानकारी दी गई कि किस तरह से जो है कम समय में जो है अधिक से अधिक फसलें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस तरह से इनसे जो है कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, इनका योगदान जो है अत्यंत सराहनीय है। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हम आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके हैं। और ये उपलब्धि हमेशा जो है देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगी। अब होता क्या है बेटा, हर चीज के कुछ न कुछ परिणाम होते हैं। अब परिणाम तो हरित क्रांति का मैंने आपको पहले बता दिया कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर हो गए। ठीक, अब सकारात्मक परिणाम यही हुआ कि भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। अधिक से अधिक भारत में जो है फसलें उगाई जाने लगी हैं। अब जो है खेती बाड़ी में उन्नत किस्म के संयंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक, अब नकारात्मक परिणाम ये रहा बेटा कि इस जो है ये हरित क्रांति कुछ ही फसलों तक, जैसे गेहूं, जौ, गेहूं, चावल तक ही सीमित रही और अन्य फसलों पे जो है जैसे पटसन, कपास, तिलहन, इस पे जो है इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि इस कुछ ही फसलों में जो है इसने अपना प्रभाव डाला। यानी कि कुछ फसलों के उत्पादन में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई इससे, लेकिन कुछ फसलें वहीं की उनकी स्थिति वैसी ही रही। ठीक है, तो ये था हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम और हरित क्रांति क्या होती है। अब है बेटा जन आंदोलन। जन आंदोलन पर अगर आपको थोड़ा सा टिप्पणी लिखनी होती है तो जन आंदोलन कौन से आंदोलन होते हैं? वे आंदोलन जो प्राय स्थानीय मांगों और समस्याओं को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं, उनको कहते हैं जन आंदोलन। यानी कि ऐसे आंदोलन कि जिनका संबंध हमारी समस्याओं से होता है, स्थानीय समस्याओं से होता है, हमारी मांगों से होता है, हमारे हितों से होता है, और इन आंदोलनों को जो है संवैधानिक यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता है। तो इसको जो है हम जन आंदोलन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया किसान आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये जो है समय समय पर चलाए गए। और छात्र आंदोलन बेटा गुजरात में जो है छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ चलाया था। तो ये जो आंदोलन है इनको जो है हम जन आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अलावा नारी मुक्ति, नारी सशक्तिकरण, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। तो ये इस तरह से जो है जन आंदोलनों की श्रेणी में भी हम उनको रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है अब है सरकार ने जो है महिलाओं के लिए जो है पंचायत में 1/3 सीटें रखने का प्रावधान किया है। क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कम से कम, क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की है, पहले तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन 1/3 लगभग होना ही चाहिए, क्योंकि पंचायत एक स्थानीय शासन की एक प्रमुख संस्था होती है जो गांव में होती है। ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, सबसे बड़ी स्थानीय शासन की जो प्रथम इकाई है वो होती है पंचायत। तो पंचायत में महिलाओं के लिए भी जो है 1/3 स्थान आरक्षण किया जाता है। कहने का मतलब कि जब महिलाएं भी हमारी जनसंख्या का आधा भाग है तो उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं भी जो है आज हर क्षेत्र में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, तो पंचायती क्षेत्र में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए, और इसी से जो है पंचायत लोकतांत्रिक बनेगी। ठीक है बेटा, यदि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया जाता है तो लोगों का उस पर विश्वास बना रहेगा, क्योंकि महिलाएं शारीरिक रूप से निर्बल होती है, इसी कारण उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर महिला होगी तो कम से कम महिलाओं की सुनवाई भी होगी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में बेटा फिर महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी? कम। तो लोकतंत्र में जो है कि दोनों बराबर के अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं, तो
महिला को भी जो है बिल्कुल पंचायतों में जो है सीटों पर आरक्षण, 1/3 सीटों को उसको मिलना ही चाहिए, उनका भी जो है प्रतिनिधित्व पंचायतों में या राजनीति में होना ही चाहिए। ठीक, अब अंत में एक सरदार सरोवर योजना की बात आती है। सरदार सरोवर योजना के अंतर्गत जो है नर्मदा नदी पर जो है एक बांध बनाया जाएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये 800 मीटर ऊंचा है और इसका उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली उत्पन्न करना है। ठीक है, इसकी 800 मीटर, सॉरी 1 मिनट, 800 मीटर तो नहीं होगा, 1 मिनट रुकना जनाब। हाँ तो बेटा सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है वो 800 मीटर नहीं, सॉरी, बल्कि 163 मीटर है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई है वो है 163 मीटर। ओके।